नमस्कार, स्वागत है आपका दीपावली के इस खास पेशकश में जिसमें हम वेल्थ क्रिएशन पे बात करेंगे। निवेशकों के लिए सलाह होगी, आइडियाज़ होंगे और बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे कि इस मौके पर आप अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। और यही मौके होते हैं जब हम लोग अपने वेल्थ के लिए कुछ निवेश करते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हमारी मदद करेंगे शंकर शर्मा जी। तो आप जानते हैं सब बहुत ही सच्चे दिली जज्बात अपने हमारे सामने रखते हैं और बड़े कठिन विषय को बड़े आसानी से हिंदी में हम लोगों को समझा देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को इतने इजी तरीके से आप तक पहुंचाते हैं कि आप भी महसूस करते हैं कि आपने कुछ सीखा। तो शंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और हम लोग आपकी आपको भी नीरज और आपकी पूरी टीम को और देखने वाले सारे दर्शकों को और जो ना भी देख रहे हो उनको भी मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं इस दीपावली के लिए। और अगला संवत आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। अ, अ, हर तरह से, सिर्फ वेल्थ नहीं बट हेल्थ वाइज भी आप लोग सुरक्षित रहें। ये मेरी आपके साथ में कामना है। तो शंकर सर की इन कामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट की हम लोग संदर्भ में बात करें तो इस वक्त बड़ी मजबूती से हम लोग खड़े हुए हैं। दुनिया भर के बाज़ारों का हाल देखिए, वहाँ की कमज़ोरी देखिए, हमारे यहाँ के बाज़ार को आप देखिए, कहीं से भी कंपेयर करिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और कुछ दिन पहले शंकर जी ने एक ट्वीट किया था कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक सबसे बेहतरीन इकॉनमी या मार्केट इस समय है जो अपने आप को स्टैंड आउट कर रही है, वो हिंदुस्तान की है और भारतीय बाज़ारों की है। शंकर सर, इसका क्या मतलब है, थोड़ा हमें समझाइए ना। इसका मतलब यह है नीरज, इसके लिए मैं आपसे 3-4 मिनट लूंगा। और ये इसलिए लूंगा क्योंकि थोड़ा इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान कहाँ से स्टार्ट हुआ। और दीपावली के शुभ अवसर पर ये जानना जरूरी है लोगों को। कई लोग का जन्म ही 25 साल पहले हुआ, 30 साल पहले हुआ, जो शायद देख रहे हो इस शो को। उनको इतिहास भारत का बताना बड़ा जरूरी है कि हम जब 1947 में 1948 में जब आजाद हुए ब्रिटिश रूल से, तो ब्रिटिशर्स ने हमें बिल्कुल एक खोखला देश बना के छोड़ दिया था। हमारे सारे रिसोर्सेज, मतलब हमारे यहाँ से कॉटन ले लेके जाके कौड़ियों के भाव पे वहां पर उन्होंने अपने मैनचेस्टर में पूरे गारमेंट इंडस्ट्री बना दी, जो कि अब तो खत्म हो गई, लेकिन उस वक्त तो बहुत प्रबल था उनका। वो सारे उद्योग बन गए, माइनिंग कर लिया, इंडिया से कोल्स लेके चले गए। तो भारत को एक बिल्कुल हॉलो नेशन बना के छोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। कुछ चीजें अच्छी भी थी, लेकिन उसके सामने जो जो डेबिट्स थी वो बहुत ज्यादा थी। तो उसके चलते हमें जो शुरुआत के जो 20-30 साल लगे निर्माण करने में, इट्स लाइक अ टर्न अराउंड कंपनी। अगर आप आज नई मैनेजमेंट आते हो और कंपनी बहुत ही तकलीफ में है, तो आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आप बटन दबाओगे और हो जाएगा। आपको एक एक कदम सोच समझ के, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ आपके हाथ बंधे होते हैं। उन सब चीजों से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कंट्री का निर्माण स्टार्ट किया 1947-48 से। तो उस वक्त हमारे आईआईटीज बने, उस वक्त हमारे आईआईएम्स बने, उस वक्त हमारे अनुसंधान की संस्थाएं बनी, जिनका रिजल्ट उस वक्त नहीं मिला हमें, बल्कि अगले 5 साल 10 साल भी नहीं मिला, अगले 15 साल भी नहीं मिला। वो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए 80 से। वो रिजल्ट्स का जो एक प्रवाह था वो 90 से स्टार्ट हुआ। और हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग भी चेंज हुई। पहले सोशलिज्म था, अच्छा वो भी जरूरी है नीरज जी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना निवेशकों को कि सोशलिज्म था तो क्यों था। बिकॉज आप प्योरली कैपिटलिस्टिक मॉडल पे अगर चले जाते शुरुआत में, तो होता क्या, एमएनसीज आ जाती, उनके पास कैपिटल था, भारतीय कंपनियों के पास कैपिटल था नहीं उस वक्त। तो क्या होता है, इंडिया वुड हैव बिकम कंप्लीटली रन ओवर एंड ओन्ड बाय फॉरेनर्स। कंप्लीटली सारे उद्योग फॉरेनर्स के पास होते, हमारे पास कुछ नहीं होता। तो सोशलिज्म से क्या हुआ कि उन कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नीचे लाया गया, इंडियन कंपनीज को बढ़ावा दिया गया, टाटास, बिरलास, बजाज, ये सारी कंपनियों को प्रोटेक्शन दी गई, जिससे कि आज भी वो इतने सशक्त हैं। तो ये हमारा एक जो बिल्डिंग ब्लॉक बनता चला गया इकोनॉमी का, धीरे धीरे स्लोली, बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ पर हम बुलडोजर नहीं फिरा सकते किसी के घर के ऊपर रोड बनाने के लिए। वो सारी चीजें नहीं होगी। हमारे यहाँ मापदंड है, हमारे यहाँ चेक्स हैं, बैलेंसेस है, सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है। तो वो एक ढांचा जो बना इकोनॉमी का, वो थोड़ा स्लो बेशक था, लेकिन वो स्लो में हमारी सेफ्टी भी थी एज सिटीजन। चाइना में हम सुनते हैं कि लोगों के विलेजेस के विलेज उड़ा दिए जाते हैं क्योंकि वहां पर नए प्रोजेक्ट बनने, हमारे भारत में नहीं हो सकता, ना कभी होना भी चाहिए। तो फिर 91 आया, जहां एक वाटरशेड मोमेंट था। वहां से एक न्यू ग्रोथ का फेज स्टार्ट हो गया भारत के इतिहास में।
उसके बाद वो एक मोमेंटम जो बना जब लिबरलाइजेशन हुआ, कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया, फॉरेनर्स को वहां पर अलाउ किया गया, तो वो धीरे धीरे जो बिल्डिंग है जो -25 फ्लोर से स्टार्ट की 1947 में, वो जाके अब +25 फ्लोर पे पहुंची है। और 25 फ्लोर्स माइनस से 25 फ्लोर प्लस पे जाना, वो सबसे कठिन जर्नी है साहब, किसी देश के लिए, किसी कंपनी के लिए, आपके खुद के लिए, अगर आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपके लिए भी। अब वो सारा हार्डवर्क हो चुका है। अब आगे की जो जर्नी है वो फार स्मूदर है, बिकॉज हम एक बहुत ही सुदृढ़ सशक्त इकोनॉमी हो चुके हैं। दुनिया की नजरों में बहुत हमारे हमारे लिए बहुत आदर है, बहुत रिस्पेक्ट है, जो कि बाय बाय द वे कई देशों के लिए नहीं है। चाइना बेशक बहुत इकोनॉमिक सुपर पावर बना हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि अगर कोई भारतीय खड़ा हो और कोई चाइनीज खड़ा हो तो लोग किसको ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, किस पर ज्यादा फेथ रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप, मैं दुबई में रहता हूँ, जी। लोगों से बातचीत करता हूँ, यहाँ के अरबियों से बात करते, वो कहते हैं हम हमेशा प्रेफर करते हैं इंडियन कंपनियों से बिजनेस करना, इंडियन से बिजनेस करना। तो ये एक हमने एक सम्मान प्राप्त किया है, और उस सम्मान का अब नतीजा हमें मिलेगा कि जब चाइना से लोगों का एक दिल उठ सा गया है, तो हम एक लॉजिकल ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं उनके सामने, बिकॉज लार्ज कंट्री है, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज वर्कफोर्स, गुड टेक्नोलॉजी, गुड एजुकेशन, गुड रीजनेबली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इंप्रूविंग, कोर्ट सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है। वो जी। सारी चीजें कई देशों में नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ डेवलप्ड कंट्री छोड़ के और है ही कहाँ दुनिया में। चाइना में भी हम नहीं कह सकते रूल ऑफ लॉ है, बिकॉज वहां भी आपके फैक्ट्रियां लोग गवर्नमेंट छीन लेती है कभी ना कभी, बहुत इतिहास में बहुत इस तरह के तो ये सारी चीजों का एक क्रिटिकल मास पहुंच गया है अभी। और वो क्रिटिकल मास के चलते 190 कंट्रियां अगर दुनिया में है, मुझे कोई एक देश नजर नहीं आता जहां सारे बॉक्स टिक होते हो एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक बूम के लिए, और देयरफॉर मार्केट तो उसका एक, समझ लीजिए, एक एक टेल है जो कि उसके साथ साथ ही वो चलेगा। तो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेन्ड कंज्यूमर बूम, सस्टेन्ड ओवरऑल लेट अस से डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और मार्केट उसका बाई प्रोडक्ट है, तो मार्केट को तो अच्छा करना ही है साहब, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं हो सकते। जी। तो शंकर, जैसे बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं और ख़ास तौर पे जो हिंदी भाषी इलाके हैं वहाँ पे भी ये धीरे धीरे कल्चर बढ़ा है, तो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मुंबई आएंगे और बड़े सपने पूरे करेंगे। तो इस मार्केट के ज़रिए अगर किसी को अपने बड़े सपने पूरे करने हैं तो कैसे बनाए पोर्टफोलियो अपना? तो मैं इसका मैं ही नहीं, मतलब कई मेरे जो मित्र हैं, जैसे मधु केला हुए, रामदेव अग्रवाल हुए, सारे हम लोग छोटे छोटे शहरों से ही आए। अ, मैं धनबाद से आया, वो लोग रायपुर से आए, कई लोग बल्कि बॉम्बे के खुद के लोगों ने शायद, हो सकता है, कम पैसे कमाए हो, हमने ज्यादा कमाए, बिकॉज हम ज्यादा, में ज्यादा लेट्स से उत्साह था, भूख ज्यादा थी, हम ज्यादा डिप्राइव्ड रहे छोटे शहरों से, कि हमें बड़े शहर में जाके, जैसे पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखते थे कि एक होल्ड ऑन लेके वीटी स्टेशन पे हीरो पहुंचता है एक बड़े शहर में, कॉल्ड बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कहते थे, मुंबई कहते हैं, और वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम लोग सब होल्ड ऑन लेके ही पहुंचे थे साहब। तो भगवान की दया रही है, और भारत जैसे महान देश में हमारा जन्म हुआ, ये भी एक, समझ लीजिए, भगवान की दया रही हमारे ऊपर। माँ पिता ने अच्छा एजुकेशन दिया जो कि भारत में उपलब्ध था, बड़े सस्ते दामों पे उपलब्ध था। तो ये सारी चीजें बन के आज के इन्वेस्टर्स के लिए तो और आसान कर गया, बिकॉज उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था जो अब है। अब उस टेक्नोलॉजी के चलते प्लेइंग फील्ड बहुत लेवल हो चुका है, आप कहीं से बैठ के वही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो जो आप बंबई में बैठ के कर सकते हो, और जो बंबई में बैठ के आप वही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो कोई, जो कि न्यूयॉर्क में किसी को मिलता हो। तो आज का जो माहौल है, आज का जो मार्केट है, आज की टेक्नोलॉजी है, वो आज के इन 25 वर्षीय लोगों के लिए इससे बेहतर कोई, मेरे को याद नहीं कोई टाइम होगा जहां पर कि आप आज से अपने अपनी बिल्डिंग के फाउंडेशंस डालेंगे, जो आपको अगले 25 साल में और अदर 25 साल के बाद जाके एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल देगी, आपको पैसे देंगे, आपको इज्जत देगा, आपको शोहरत देगा। तो आज से उस निर्माण का आप स्टार्ट करें। और आई एम वेरी बुलिश। लोग कहते हैं कि अब आप लोगों ने तो आसान पैसा कमा लिया साहब, आप लोग लेट 80s अर्ली 90s में जब आप 25-27 साल के थे, जो आज की जो इन्वेस्टर्स हैं, तो आप लोगों ने तो वहां एंट्री की और मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। इंडिया 300 बिलियन की इकोनॉमी थी और आज वो 3 ट्रिलियन हो गई। तो आपने आसान जो पैसा तो आपने तो कमा ही लिया। तो मैं ये कहता हूं, ये बात टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट गलत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का जो स्केल एक सर्टेन साइज के आने के बाद आता है साहब। वो 300 बिलियन पे अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती जो 3 ट्रिलियन पे आई। जो
6 ट्रिलियन पे अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो 3 ट्रिलियन पे नहीं आएंगी। तो अपॉर्चुनिटी का साइज और स्केल ही बढ़ जाता है। एंड जितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उतना ही मनी मेकिंग आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग आज का टाइम ज्यादा आसान है पैसे बनाने के लिए बनिस्बत तो के 1990 जब मैंने मार्केट को एंटर किया, जब मैं तो 26-27 साल का। शंकर जी, ये जब हम लोग इस तरीके की बात रखते हैं तो जो हमारे निवेशक होते हैं ना, उनको कई बार ये बताते हैं लोग कि अरे आप ईटीएफ में पैसे लगा लो, बड़े वाले स्टॉक खरीद लो, आराम से बैठे रहो। लेकिन उनके अंदर साहब आपने एक भूख होती है आगे बढ़ने की, बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है उनको, सिर्फ पैसा नहीं बनाना, वेल्थ बनानी है, मोटा पैसा बनाना है। तो उसके लिए जब आप अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर उसमें आता है कि बड़े वाले शेयर लें कि छोटे वाले शेयर लें, कैसे बनाए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरीके के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? तो साहब ये तो आप समझ लीजिए, अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल में ऐसा तो नहीं सिर्फ आप मिर्च डाल सकते हैं, सिर्फ आप हल्दी डाल सकते हैं, सिर्फ आप नमक डाल सकते हैं। आपको एक मिक्स करना पड़ेगा, जो एक ऑप्टिमम मिक्स होता है एक बढ़िया दाल बनाने की। पोर्टफोलियो भी बिल्कुल वही है साहब। आप ये नहीं कह सकते मैं सारे लार्ज कैप ही लेके रख दूंगा जहां पर सेफ्टी है और विजिबिलिटी है, गवर्नेंस है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो किसी कंपनी में होनी चाहिए और बेशक होती भी है। ना ही आप ये कह सकते हैं सारी स्मॉल कैप पे जाके डाल दूंगा, बिकॉज स्मॉल कैप की जर्नी बहुत ही कठिन है, बहुत ही उतार चढ़ाव है। उसके ज्वार भाटों से निकलना, उनको सहन करना, उनको टॉलरेट करना ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। बहुत ही अनुकूल नहीं है साहब। मैं कर चुका हूँ बहुत वर्षों से, तो मैं ये बात ही आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आसान रास्ता नहीं है स्मॉल कैप्स का। लेकिन आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है अच्छे दाल की तरह, तो आपको दोनों की मात्राओं को रखना पड़ेगा कुछ कुछ कैलिब्रेशन करके। मेरा ये मानना है आज के जो 25-27 साल 30 साल के निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो में 20-30% ही होना चाहिए लार्ज कैप्स, 70% स्मॉल कैप्स होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो नीडल है 30% का, वो बढ़ के 50-60%, 70% पे चला जाएगा। और स्मॉल कैप्स का जो 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 एक समझ लीजिए एक रूम था, उनको आपने जगह दी थी, वो रूम श्रिंक हो के 30% पे आ जाएगा। तो ये एक जर्नी है साहब, इसमें ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, ये एक नीडल है, वो धीरे धीरे मूव करेगा। आज की डेट में उस नीडल को 30% से ऊपर लार्ज कैप्स में ना रखे, ये मेरा मानना है। बड़ी बात है ये कि अगर अगर आपको बढ़िया मोटा पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप में, लेकिन सावधानी से एक बैलेंस बना के करना चाहिए। तो शंकर सर, फिर अगर मान लीजिए स्मॉल कैप ढूंढने या मिड कैप अच्छे ढूंढने हैं उनको, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की बनने वाली है, बन रही है, उसमें सेक्टर्स क्या होने चाहिए, किस किस थीम या आइडिया को आप सजेस्ट करेंगे कि इस पे नज़र रखनी चाहिए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं? ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है मेरे से, और इसका जवाब दो दो तरीके से दूंगा मैं। कि एक है कि पहली बात, आप एक पोर्टफोलियो की अप्रोच से चलें। आप ये ना सोचें कि ऑल और नथिंग करना है। मेरे अपने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे बड़ी गलतियां जो की, जो शायद आज मैं देखता हूं तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं था। जब मैंने अपनी जवानी में 90s में, जब लेट 20s में, अर्ली 30, तो मैंने बहुत ऑल और नथिंग ट्रेड्स किए। कि मतलब उसमें था कि बन गया जब तो बहुत अच्छा लगता था, जब चला गया जाता था तो मतलब समझ लीजिए कि फाकते उड़ जाते थे साहब। वो बहुत बेवकूफाना एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी हमारी, मेरी, मेरे तरह बहुत लोगों की ऐसे ऐसी रहती होगी, आज भी रहती है। वो अप्रोच बिल्कुल रॉन्ग था, वो अप्रोच बिल्कुल फ्लॉड था। एंड ओवर टाइम मेरी लर्निंग, मेरी सीख ये है कि आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच पे चले, जहां पर कि आप कम से कम 20 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे। मेरा मेरा तो मानना है कि बल्कि आप बेशक 30 स्टॉक रखे, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4% की जगह ही रखें एक स्टॉक के ऊपर। और ये एक मैराथन रेस की तरह देखिए कि शुरुआत में 70, 75, 100 लोग होते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे 5 से 10 माइल के बीच में वो भीड़ छंट सी जाती है। 5, 10, 15 रनर्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, बाकी रनर्स बीच में क्लस्टर करते हैं, कुछ रनर्स बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। तो आप उन पीछे वाले रनर्स को निकाल दें, बिकॉज ये बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है कि वो जो लास्ट चल रहा हो 10वीं माइल पे, वो सडनली जाके फर्स्ट आ जाने वाला है 26वें माइल पे। शायद इतिहास में कभी भी ना हुआ हो, या होगा भी तो बहुत उसकी कम लेट्स से प्रोबेबिलिटी है। तो उनको आप एलिमिनेट कर दें, और वो पैसे जो निकल जाते हैं वो आप मिडिल ग्रुप पे थोड़ा डालें और ज्यादा जो विनिंग ग्रुप पे आप डाल दें। ये अगर आप करेक्ट। सिस्टमैटिकली स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे साहब,
तो वो गलतियां नहीं करेंगे, उस ज्वार भाटे से नहीं गुजरेंगे जहां से मैं गुजरा हूं और कई निवेशक गुजरते हैं। तो ये कैलिब्रेटेड अप्रोच है, बैलेंस्ड अप्रोच है, जिससे कि आप शुरुआत में आपको मालूम नहीं मैराथन जीतेगा कौन, तो आपने थोड़ा थोड़ा बेट सब पर ले लिया और फिर जैसे रेस प्रोग्रेस करता गया, आपने उस अपने बेट्स को बढ़ाया बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बस ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एक, और रनिंग तो सबको मालूम है आज की डेट में भारत में, आप सारे मैराथन देखें तो हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। सबको मालूम है कि शुरुआत सारे लोग उत्साह से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो भीड़ छटती जाती है। आपको वो छटी हुई भीड़ के ऊपर अपने बेट्स बढ़ाते रहिए एज द जर्नी कीप्स प्रोग्रेसिंग। बिल्कुल, वो रेस में आगे कैसे रहना, कैसे जीतना, ये हमने सीख लिया। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद मैं शंकर सर से ये जानना चाहूँगा कि फिर थोड़ा और स्पेसिफिक जाएँ तो वो सेक्टर्स कौन से होंगे, वो आइडियाज़ कौन से होंगे जो इस दौर में इस वक्त सबसे बढ़िया है, जहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई थी। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश में, जहां हम लोग वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज़ पे बातचीत करें। अभी हमने शंकर सर से बातचीत की और कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें वो सीखा। शंकर सर, अब थोड़ा स्पेसिफिक आते हैं। उस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भरना है, उस बॉक्सेस के अंदर कुछ डालना है, तो क्या खास सेक्टर हो सकता है कोई जो आपको अच्छा लगता हो, या कोई स्पेशल थीम आपको अच्छी लगती हो, वो बताइए। मेरा ये मानना है नीरज के, मैं भारत को एक सिंगल देश की तरह से नहीं देखता हूं। एक निवेशक के नजरिए से अगर मैं देखूं, वैसे तो एक सिंगल देश है ही, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से मैं इसको एक कलेक्शन ऑफ कंट्री समझता हूं। समझ लीजिए, ये यूरोपियन मिनी यूरोप की तरह से आप देखिए कि इसमें हर स्टेट या 2-2 स्टेट को अगर जोड़ लें तो वो हार्डली, आप समझ लीजिए मतलब कि आपके यूरोप के कई देशों से ज्यादा GDP होंगे उनके। तो अगर आप इस तरह से अगर देखें भारत को, तो ये 15 से 20 देशों का एक चादर है, एक मोज़ेक है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस 20 देशों को जो एक जोड़ के भारत का नाम दिया गया है, उसमें मैं 2-2 देश में, 4-4 देश में बिजनेस करने वाली कंपनियों से कैसे निवेश करूं, जिससे कि उनको अपने जो रीजन है, एरिया है, वहां का जो ग्रोथ है उसका फायदा मिल रहा हो और मेरे को उसके चलते उसका फायदा मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया सेंट्रिक कुछ कंपनी देखूं जो कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हूं, जिनका मार्केट साउथ नहीं है, ईस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं है, बट वो नॉर्थ में बहुत स्ट्रांग है, मेरे लिए वही इनफ है। क्योंकि नॉर्थ का ही मार्केट अगर कोई आदमी, कोई कंपनी 10-20% कैप्चर कर ले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो नंबर आज की डेट में, भारत जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है,
और उसको अगर आप रीजनली देखो तो 200, 400, 500 बिलियन के 2-2, 4-4 स्टेट्स की जीएसडीपी होगी, करेक्ट, जो कि अच्छे अच्छे देशों की नहीं होती। तो मैं उस 400-500 बिलियन के क्लस्टर्स को पकड़ूं, 5 क्लस्टर, 7 क्लस्टर, 10 क्लस्टर जितने भी हो, और उनमें कंपनियां चुन लो जो वहीं पर काम करते हो, उनका स्ट्रेंथ हो, लोकल नॉलेज हो, लोकल विजडम हो, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें जो पैसा बनेगा वो नेशनल लेवल कंपनियों में शायद उतना ना बने। तो अगर मैं एक छोटा सा एफएमसीजी कंपनी देखूं जो कि सिर्फ एक रीजनल मार्केट को केटर करता हो, वो स्पाइसेस बनाता हो, स्नैक फूड बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, वहां पर स्ट्रांग है, उसकी पहुंच है, पकड़ है, रीच है, वो हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबली कंपीट कर सकता है। सिमिलरली रियल एस्टेट की कंपनियां देखूं, अगर आप मुंबई देख लें साहब, तो मुंबई को एक शहर तो है ही नहीं, मुंबई मेरे ख्याल से 6 शहर है। आप दिल्ली देख लीजिए तो एनसीआर को एक शहर तो है नहीं, वहां 6-6 शहर है। अगर आप कंपनियां पकड़ो जो कि अपने ही एरिया में बिजनेस करती हो, वहां पर स्ट्रेंथ हो, और उनमें वो मार्जिन ज्यादा कमा सकते हैं बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू लार्जर कंपनीज, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। मैं इंडिया को अब एक देश की तरह निवेशक के नजरिए से देखना मैंने छोड़ दिया है। मैं इंडिया को 5 देश, 10 देशों के हिसाब से देखता हूं। एक एक देश की जीएसडीपी अगर देखें 400-500 बिलियन डॉलर है, उसमें मैं छोटी छोटी कंपनियां देखता हूं जो कि आज 100 करोड़ की टर्नओवर कर रही हूं, लेकिन बिकॉज उनकी वो स्ट्रेंथ है लोकल, वो 500 करोड़ पहुंचेंगे, 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे, 20 की मल्टीपल 1000 करोड़ होगा। अगर आपने आज उसमें 5% ले लिया हो, तो साहब वो 50 करोड़ 100 करोड़ का पोजीशन बन जाता है, आपने 2 करोड़ रुपए डाले उसमें। तो करेक्ट। तो ये जो बिग अपॉर्चुनिटी बड़ी ये है, जी आप क्या भारत को एक देश की तरह देखना बंद करें और इसे आप रीजनल देखें, क्लस्टर्स में देखें, और फिर कंपनियों को चुनें उन क्लस्टर्स। तो बड़ी कंजम्पशन की थीम इसमें फिट बैठती है सर, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट की बड़ी मान लीजिए वेडिंग अपैरल बनाने वाली कंपनीज हैं या कुछ शू मेकिंग कंपनीज हैं, इस तरह के आइडियाज ढूंढने चाहिए जो रीजनल है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है उनकी। फ्रैंकली हर तरह की इंडस्ट्री में, उद्योग में आपको इस तरह की कंपनी, जैसे मैंने रियल एस्टेट का, स्नैक फूड का, आप अपैरल में देख लें, स्पाइसेस में देख लें, आप फुटवेयर में देख लें, आप गारमेंट्स में देख लें, बिकॉज कई ब्रांड्स इंडिया, जैसे मैं कहता हूं कि आपकी नॉर्थ की ब्रांड हो सकता है साउथ में ना चले, बिकॉज लोगों के टेस्ट अलग है, वेस्ट वाली ब्रांड ईस्ट में ना चले, टेस्ट अलग है, तो मैं इसको एक देश की तरह देखूं ही क्यों? मेरा यही सिंपल सवाल है, और इसके चलते कई आपको जवाब मिलेंगे मार्केट से कि हाँ बात सही है। रियल एस्टेट की छोटी कंपनी देख लो जो कि सिर्फ एनसीआर में बिजनेस करती हो, वहीं पर इतना ग्रोथ है साहब, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं कहीं पर। करेक्ट। तो ऐसे चुनिंदा स्टॉक ढूंढिए, जो इशारा करके शंकर सर ने बताया कि आपको रीजनल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो हैं, जो आगे बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हो, कर सकते हैं। शंकर सर, हमने पोर्टफोलियो बनाना सीखा और हमने उसके अंदर क्या फिट किया जाए वो भी सीखा। और आप गाना सर बहुत अच्छा गाते हैं, मूवीज़ का बड़ा शौक है, मैंने ऐसे देखा आपके ट्वीट से। मुझे आप कई बार ट्वीट में ना सटायर अंदाज में वो लिखते हैं, तो 2 लाइन गुनगुनाइए सर कुछ। ठीक है, मैं एक 2 लाइन गाता हूँ, और ये गाना इसलिए मेरे को लगता है अनुकूल है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 18-22 महीनों में एफआईआई ने बहुत सेलिंग की, और सामने में ढाल की तरह हमारे छोटे निवेशक खड़े हो गए और उन्होंने सारी तीरें ले ली और बर्दाश्त कर गए, उतार चढ़ाव भी देखा, और इसमें बहुत दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ, लेकिन बाद में दिल तो हमने जीता। तो इसके लिए दिलीप कुमार साहब ने एक गाना गाया था, बहुत पुरानी पिक्चर है, दिल दिया दर्द लिया नाम था पिक्चर का, रफी साहब ने गाया था गाना। गाना ये, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया। तो ये एफआईआई क्या बात का दर्द था और हमें उन्हें दिल दिया, और लास्ट में आप देखिए फूलों में भी गुजारा ये टाइम, कांटों में भी गुजारा, लेकिन लास्ट में फूल हमारे सामने साहब। सर, मैंने तो इसमें एक नारा भी दिया था कि एक दिन जरूर आएगा जब रिटेल निवेशक जीतेगा।
और एफआईआई का घमंड टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आपको। बहुत ही शानदार आपने गीत के जरिए हमारे निवेशकों को ये बताया कि हम किस तरीके से सोचते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली की ढेरों आपको शुभकामनाएं, आपके शुभचिंतकों को शुभकामनाएं, और हमारे आवाज़ के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सबको भी नमस्कार।